बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2018 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या कहता है कि ऑन 1 मई 2018 द बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ नूरीज कैश बुक वाज $350 डेबिट। के जो बैंक कॉलम था नूरी की जो कैश बुक थी उसके अंदर बैंक का बैलेंस जो है वो $350 डेबिट बैलेंस था। और देखें आपको पता है कि अगर बैंक आपको पता है करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मकसद है कि ये पैसा एक्चुअली बैंक में आपका है और एसेट शो होता है ये। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होता है कि बैंक कॉलम का नूरी की कैश बुक के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। लेकिन अभी डेबिट बैलेंस है तो इट शोज़ कि हमारा, और हम नूरी के अकाउंटेंट हैं। अकाउंटिंग करते हुए एक दो बातें बड़ी बेसिक हैं। पहले तो ये कि आप जब भी अकाउंटिंग में कोई भी क्वेश्चन करें तो आप अपने आप को एज्यूम करें कि जैसे अब नूरी का इस वक्त क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेट करता है आई थिंक। तो आप ये तसव्वुर करें कि आप नूरी के अकाउंटेंट हैं। आप नूरी अपने आप को तसव्वुर ना करें, नूरी का अकाउंटेंट बने। और जब अकाउंटेंट बनकर सोचें कि क्या हो रहा है, तो जैसे मैं अगर अकाउंटेंट बनकर सोचूं तो मैंने फ़ौरन किस तरीके से सोचा कि जो कैश बुक मैंने बनाई थी उसके अंदर बैंक का डेबिट बैलेंस है। इसका मकसद है ये बैंक से ये पैसा हमें लेना है, हमारा पैसा बैंक में जमा किया हुआ है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो ये शो करता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, कि बैंक से हमने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए। तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। ये इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। और किसकी किताबों में कौन सा बैलेंस, जैसे नूरी की किताबों में डेबिट बैलेंस है तो फिर यह हमेशा इसकी जो रिलेशनशिप है वो हमेशा रिवर्स होगी। कैसे होगी रिवर्स, कि अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है हमारी किताबों में तो बैंक की किताबों में हमारा नूरी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा। जब आप बैंक के अंदर बैठे जाके अगर आप बैंक में अकाउंटेंट हैं और नूरी का अकाउंट लिख रहे हैं तो नूरी एक्चुअली आपके लिए कस्टमर है, और कस्टमर ने जब पैसा आपके पास जमा कराया ला के तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई बैंक की, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमारी किताबों के अंदर डेबिट बैलेंस है बैंक का, और बैंक की किताबों में जो उसने दिया नहीं है लेकिन क्रेडिट बैलेंस होगा। तो नूरी रिसीव्ड a बैंक स्टेटमेंट डेटेड 1 May 2018 which showed a balance of $400 क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट जो नूरी को मिला 1 May 2018 को, वो ये शो कर रहा है कि क्रेडिट बैलेंस है $400 का। यानी बैंक शो करता है कि नूरी के पैसे बैंक में $400 हैं, और नूरी की अपनी किताबें शो कर रही हैं कि बैंक में उसके $350 हैं। नाउ दिस इज़ द पॉइंट कि नॉर्मली तौर पे ये दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए। कि अगर आप बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हैं जाके तो जो पैसे आप जमा करा रहे हैं वही तो पैसे बैंक के अंदर जमा हुए हैं। जब आप निकालेंगे तो बैंक से पैसे निकलेंगे, तो फिर ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए होता है कि जब आपका ऑपरेशन चल रहा होता है, आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कोई बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक अपने चार्जेस लेता है, तो चार्जेस की वजह से डिफरेंस आ जाता है कि बैंक ने चार्जेस अपने पास रिकॉर्ड करा लिए लेकिन आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तो आपको पता चलेगा आपने किसी कस्टमर का कोई चेक बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक में किसी बना पे वो डिसऑनर्ड हो गया, और इनसफिशेंट फ़ंड की बना पे, या चेक उसने गलत लिख दिया, किसी भी बना बेसिक्स जो रीज़न थी उसकी वजह से वो बैंक ने आपके अकाउंट में जमा नहीं किया। तो आप तो जमा किए बैठे हैं, ये एक फ़र्क हो सकता है। कुछ चेक आपने सप्लायर को इशू कर दिए लेकिन आपके सप्लायर बैंक ही नहीं पहुंचे अभी, आपकी किताबों से तो निकल गया है कैश बुक से लेकिन बैंक से नहीं निकला। तो देयर आर डिफरेंसेस लाइक दिस, जिसकी बना पर ये बैंक ने हो सकता है आपको इंटरेस्ट दे दिया हो, आपके फ़ंड है बैंक में, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया आपको लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है। तो देयर में भी सेवरल रीजंस। जब बैंक स्टेटमेंट आता है तो फिर आपको पता चलता है कि हुआ क्या है। तो इन दोनों को मिला के जब आप अपनी किताबों को सही कर देते हैं, अपडेट कर लेते हैं अपनी बुक्स को, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस। और इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान होता है। सबसे आसान सवाल है, अगर आपकी समझ में, खुद आप एज्यूम करें जब भी इस सवाल को करें, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि जब भी वो इस सवाल को करें तो अपने आप को ये एज्यूम करें कि आप खुद ये ट्रांजेक्शन्स बैंक से कर रहे हैं। तो कीप योर सेल्फ इन रियल सिचुएशन
कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो आपको आसान लगेगा। आगे आते हैं, नूरी कंपेयर्ड हर कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट एंड फाउंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस जो हैं नूरी को पता चले। अब ये डिफरेंसेस क्या क्या हैं हम देखते हैं। एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। जब उसने बैंक स्टेटमेंट को देखा तो पता चला कि कुछ एंट्रीज उसने अपनी कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड तो की हैं, लेकिन ये एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में उसको नज़र नहीं आ रही हैं। क्या क्या है देखते हैं। चेक नंबर 270 पेड टू जिगान, कि जिगान को हमने $570 का चेक दिया था, लेकिन जिगान साहब जो हैं वो अभी बैंक ही नहीं पहुँचे, तो ये आउटस्टैंडिंग चेक कहलाते हैं। इनको आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं, इनको अनप्रेजेंटेड चेक भी कहते हैं। ऐसे चेक जो हमने इशू को कर दिए लेकिन अभी तक बैंक नहीं पहुँचे, तो ठीक है, इसको फिर बैंक स्टेटमेंट के अंदर हम देखेंगे। लेकिन ये अब हमारे पास तो ये रिकॉर्ड है ना कि इसको हमने चेक इशू कर दिया है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, तो फिर इसको बैंक स्टेटमेंट के अंदर जब हम एडजस्ट कर रहे होंगे, बैंक में तो अपने टाइम से ही निकलेगा ये, लेकिन हम अपनी किताबों के अंदर जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उससे बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है उसके अंदर इसको माइनस कर देंगे, ताकि आज नहीं माइनस होना है तो कल होना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए इसको इस तरीके से शो करेंगे। चेक नंबर 873 रिसीव्ड एंड बैंक फ्रॉम सोफिया $245 के एक चेक रिसीव हुआ था। सोफिया आपकी कस्टमर है और वो चेक आपने बैंक में भी जमा करा दिया $245 का, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे अनकलेक्टेड चेक कहते हैं। अनकलेक्टेड भी है, अनरियलाइज्ड चेक भी होता है। अनकलेक्टेड, अनरियलाइज्ड, ये वो चेक्स हैं जो बैंक के अंदर आपने जमा कराए, लेकिन बैंक में अभी किसी वजह से हो सकता है कि बैंक लास्ट डेट आपने जमा कराया हो इसको, जब बैंक इस पर अपना स्टेटमेंट बना रहा था, या बैंक से ये एंट्री मिस हो गई है अभी फ़िलहाल, तो एनीथिंग में भी, तो आप पोजीशन ये है कि आपने जमा करा दिया है लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ है। चेक नंबर 272 ड्राइंग टेकन बाय नूरी $150 के चेक नंबर 272 जो नूरी है उसकी अपनी ये ड्राइंग थी, पर्सनल यूज़ के लिए उसने इस्तेमाल किया $150 को बैंक से, लेकिन चेक लिया हमने इशू कर दिया नूरी को, लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये शो नहीं हो रहा है। कैश सेल्स, बैंक कैश हमने माल बेचा $300 का और वो बैंक में जमा करा दिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक ये शो नहीं हो रहे हैं। तो ये 4 आइटम्स हैं हमारे पास। आगे कहता है एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। अब आते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ एंट्रीज़ हैं जो बैंक स्टेटमेंट में तो नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारी कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। पहला कहता है क्रिस्टन का चेक है रेफर टू ड्रॉर और $120 से बैंक ने इसको डेबिट किया है। ये जो $120 से डेबिट, याद रखें जब भी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, अगर बैंक स्टेटमेंट में अगर डेबिट बैंक आपको कर रहा है तो आपकी रकम बैंक में से कम हो रही है, और जब बैंक आपको क्रेडिट करेगा तो इसका मकसद है बैंक में आपकी रकम बढ़ रही है। बिल्कुल रिवर्स इसका रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। आप बैंक को जब डेबिट करते हैं तो आपकी रकम बैंक में बढ़ती है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्रेडिट करेगा तो आपकी रकम बैंक में बढ़ेगी। जब आप पैसा बैंक से निकालते हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं और बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है तो आपका पैसा कम होता है बैंक में, ये याद रखिएगा। डिविडेंड रिसीव्ड देखें, ये क्रेडिट साइड पर है, कुछ शेयर्स वगैरह आपने ख़रीदे होंगे, उन शेयर्स का जो मुनाफा है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं वो बैंक में डायरेक्ट आ गया, तो ये जमा हो गया है बैंक में, लेकिन आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। इसी तरीके से वेस्ट गैस है, गैस कंपनी है, क्रेडिट ट्रांसफ़र डीडी, डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं इसको, कि ये वेस्ट गैस है और इसका आपको पेमेंट करनी थी तो आपने डीडी उसको करा हुआ है, क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है कि जी लिखकर आपने ऑलरेडी डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ है वेस्ट गैस को कि जी जब उनका ये पेमेंट हो रही होगी, उनका बिल आएगा तो वो बैंक में सबमिट कर देते हैं, बैंक उनको पेमेंट कर देता है। डिमांड डिपॉजिट इसी तरीके से ये क्रेडिट, और बैंक डायरेक्ट फिर पेमेंट कर देता है, तो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी वेस्ट गैस को। आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आपको इल्म है क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट हुआ है, इसके अंदर आपने खुद ही करा था, अरेंजमेंट की थी आपने कि जब भी वेस्ट गैस जो है अपने बिल सबमिट करे बैंक को तो बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर दे। बैंक चार्जेस है, बैंक ने आपको कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं या उसने चार्जेस लिए आपसे और वो भी उसने डेबिट कर दिया, आपका अकाउंट कम हो गया। तो ये कुछ नरेशंस थी जो हमने ट्रांजेक्शंस पढ़ी। अपडेट द बैंक कॉलम इन नूरीज़ कैश बुक, के नूरी की किताबों में बैंक कॉलम को अपडेट करते हैं। ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2018, 1 मई 2018 को ब्रिंगिंग डाउन करें।
तो देखें अगर वो नूरी की किताबों के अंदर है तो नूरी की किताबों में कैश बैंक के बैलेंस को अपडेट करना है, तो बना लें। देखिए ये 4 एंट्रीज हैं। ये जो रेफर टू ड्रॉर का मकसद है, अगर क्रिस्टन का चेक जो है बैंक ने डेबिट कर दिया, किसी वजह से जमा नहीं हो सका, इनसफिशिएंट फंड, क्रिस्टन ने हमें चेक ही गलत लिख कर दे दिया था। जब ये चेक हमारे पास वापस आया तो हमने एंट्री क्या पास की हुई थी अपनी किताबों में, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्रिस्टन का। अब ये पैसा जब वापस आ रहा है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे $120 से। इसी तरीके से डिविडेंड रिसीव, जब डिविडेंड रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री क्या पाओगे, बैंक को डेबिट कर देंगे और डिविडेंड इनकम को क्रेडिट कर देंगे 150 को। वेस्ट गैस का डायरेक्ट आपका ये क्या कहते हैं इसका पेमेंट उसने कर दी। जब डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो अकाउंट्स पेएबल वेस्ट गैस को डेबिट कर दें और बैंक को क्रेडिट कर दें $80 से। ये एंट्री पास हो गई। बैंक चार्जेस हैं तो बैंक चार्जेस को डेबिट कर दें और बैंक को क्रेडिट कर दें $75 से। तो अगर ये एंट्री का कंसेप्ट आपका क्लियर है कि डेबिट क्रेडिट क्या करते हैं, तो फिर कैश बुक के अंदर तो आसान है आपको। अब देखें कैश बुक के अंदर क्या होगा, कैश बुक का बैंक कॉलम बना रहे हैं तो कैश बुक का बैंक कॉलम बना लें, उसमें डेबिट क्रेडिट ही होने। तो कैश बुक का बैंक कॉलम के अंदर बैंक अकाउंट है, कैश बुक हम बना रहे हैं, उसकी ये डेबिट साइड आ गई आपकी और ये क्रेडिट साइड आपकी आ गई। तो बैलेंस बीडी सबसे पहले लिखें। आपकी जो किताबों के अंदर बीडी कितना बैलेंस दे रहा है, $350 उसने सवाल के शुरू में आपको दिया था, ये 350 देखें। डेबिट बैलेंस है तो सबसे पहले फर्स्ट में 2018 को बैलेंस बीडी $350 का लिख दें। क्रिस्टन की वजह से देखें बैंक को क्रेडिट किया, वेस्ट गैस की वजह से क्रेडिट किया, बैंक चार्जेस। 3 अभी मैं एंट्री आपको बताकर आ रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने बैंक को क्रेडिट किया। एक तो वेस्ट गैस कंपनी जो है उसकी पेमेंट करी आपने तो बैंक को क्रेडिट कर दिया और अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर दिया, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। और क्रिस्टन जो था जिसका आरडी का मकसद रेफ़र टू ड्रॉअर, ये आरडी का लफ्ज़ याद रखिएगा। रेफ़र टू ड्रॉअर का मकसद ये है कि भाई लिखने वाला जिसने चेक लिखा है उसको रेफ़र करें दोबारा। उसको रेफ़र करने का मकसद क्या है कि ये इनसफिशिएंट फंड है या वट एवर रीज़न जिसकी वजह से ये चेक अभी बैंक जमा नहीं कर पाया है। इसको हो सकता है ये चेकबुक जो है पुरानी हो जिस पे इसने चेक लिख दिया हो सकता है पैसे ना हो सकता है लिखने में कोई राइटिंग का प्रॉब्लम हो गया हो। तो अब वो आप रेफ़र टू ड्रॉअर उससे पूछें और उससे कंसल्ट करें। तो एनी हाउ हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया और डिविडेंड की वजह से हमने बैंक को डेबिट किया था। तो ये डेबिट थे, ये 350, 150, 500 हो गए और 500 ये हो गए। और अगर आप क्रेडिट साइड देखें तो वो कम है, 120, 200 हो गए, 275। इसका मतलब है 225 से डेबिट साइड आपकी बड़ी है तो बैलेंस सीडी 225 आ गया और यही बैलेंस सीडी अगली दफ़ा बैलेंस बीडी बन जाएगा $225 का। $225 से ये कम था तो ये बैंक का बहुत आसान है। इसे अगर कैश बुक आपने बनाई है, एक तरीके से यूँ समझें अगर एंट्रीज़ आपको आती हैं तो लेजर बना रहे हैं आप। नूरी की किताबों में बैंक का लेजर बन रहा है, बस सिंपल तौर पे ये समझें। तो ये बन गया, ये सवाल आपका हो गया। आगे देखें क्या कहता है आपसे वो। प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट 30 अप्रैल 2018। स्टार्ट विद द बैलेंसेस फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट ऑफ $400 क्रेडिट। कहता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं और स्टार्ट करें बैंक का जो बैलेंस है $400 क्रेडिट का। तो बना लें इसको, सिंपल है। देखें इसके अंदर क्या है कि इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो ये वाली एंट्रीज़ जो एंट्रीज़ हैं जो हमने पढ़ी कि कैश बुक में तो रिकॉर्डेड हैं, लेकिन जब इसको बैंक स्टेटमेंट मिला तो पता चला ये एंट्रीज़ जो हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो एंट्रीज़ बैंक स्टेटमेंट में थी और कैश बुक में नहीं थी वो तो अभी हमने अपडेट कर ली बैंक कॉलम में। अब इन एंट्रीज़ की तरफ आते हैं। तो इस एंट्रीज़ को बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो भी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है $400 का क्रेडिट बैलेंस है। ये जो $570 आपको लग रहे हैं ये चेक हमने इशू किया था जेगान को और वो अभी तक पहुंचा नहीं है। तो आज नहीं पहुंचा तो कल पहुंचेगा। लेस कर दें इस बैलेंस में से, इसको माइनस करेंगे बैंक के बैलेंस से और क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग चेक हैं या अनप्रेजेंटेड चेक हैं।
ये चेक था जो रिसीव्ड हमने किया था और सोफिया का और बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो जमा नहीं हुआ तो हो जाएगा, अनकलेक्टेड चेक, अनरियलाइज चेक करके इसको बैंक स्टेटमेंट के अंदर जमा कर लेंगे। लॉजिक वही है कि आज जमा नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे ये चेक इसको बैंक को कोई प्रॉब्लम होती तो जैसे अभी हम पढ़कर आ रहे हैं क्रिस्टन का चेक था, तो इसी तरीके से वो ये भी वापस कर देता, उसने वापस नहीं करा। इसका मकसद है कि उनके रिकॉर्ड में अभी अपडेट नहीं है। तो जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको प्लस कर देंगे। चेक नंबर 272 ड्राइंग टेकन बाय नूरी। नूरी का $150 का चेक था, ये आज नहीं पहुंचा तो कल नूरी इसको लेके बैंक पहुंचेगा, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में से। और कैश सेल्स हमने जमा कराई थी, ये भी प्लस हो जाएगा। इसका मकसद है प्लस होने वाले आइटम जो हैं वो दो हैं, एक $245 का, एक $300 का, ये प्लस होंगे, और 570 और 150 जो है माइनस होंगे बैंक स्टेटमेंट से। तो पहले प्लस करते हैं। देखिए नूरी का बैलेंस बना लें उठा के। बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट 400 क्रेडिट है। ऐड करते हैं इसमें दो अमाउंट, मैंने आपको बताया था सोफिया का चेक और कैश सेल्स, ये दो चीज़ें जो थी इनको प्लस करते हैं। ये प्लस करके 545 आ गए, 545 इसको जमा किया 945। दो देखें जिगान का और नूरी की ड्राइंग, मैंने कहा था इन दोनों को माइनस कर दें, इसको माइनस किया तो बैलेंस आपके पास आ गया। और देखें ये कौन सा बैलेंस है, 945। आपके पैसे ज़्यादा हैं, ये आपके पैसे हैं, ये आपको माइनस करने हैं। 720 माइनस करके $225, और ये 225 जो है ये कौन सा बैलेंस आ गया, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। बैलेंस ऑन कैश बुक, ये बैलेंस ऑन कैश बुक आ गया, और बैलेंस ऑन कैश बुक जो है आपको पता है डेबिट है, और ये क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आया है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आपने शुरू किया बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट से, और आगे आप बैलेंस ऑन बैंक कैश बुक, और बैलेंस ऑन कैश बुक अभी ऊपर आप कर आ रहे हैं। बैलेंस ऑन कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मकसद है $225, और ये शो कर रहा है कि बैंक में हमारे पैसे हैं, और ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी ये शो कर रहा है, क्योंकि $945 बैंक में आपके थे। $720 के अगर चेक निकल भी जाएंगे तो भी $225 बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो बैलेंस एंड कैश बुक डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस बैंक का दोनों टाइप एक हो गए, और ये बैंक रिकन्सिलिएशन आपने स्टेटमेंट बना लिया। बड़ा आसान है, सिंपल, आपकी समझ आया होगा। जर्नल एंट्रीज़ का अगर कंसेप्ट है और थोड़ा सा बेसिक लॉजिक आपकी अगर है तो ये इतना आसान सवाल है कि अगर लॉजिकली आप सोचने के आदी हैं, थोड़ा सोचते हैं, तो आपकी अगर प्रीवियस आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप ये टर्म्स याद करें, अभी हम और पेपर्स भी करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन के, तो आपकी समझ में ये आराम से आएगा। तो ये था बैंक रिकन्सिलिएशन, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। आपकी लॉजिक क्लियर हुई, आपको पता है बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो आपका डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ देखें ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस आया है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये डेबिट साइड है, तो $225 बैंक स्टेटमेंट का $225 का क्रेडिट बैलेंस है, और ये क्रेडिट बैलेंस कैश बुक के डेबिट बैलेंस से टाइप एक हो गया। तो बैंक रिकन्सिलिएशन आपने बना लिया। अब उसके बाद देखें अगला वो आपसे क्या कहता है, कहता है एक्सप्लेन द टर्म रेफर टू ड्रॉअर। रेफर टू ड्रॉअर का क्या मकसद होगा कि बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है, द बैंक हैज़ डिक्लाइंड पेमेंट डिसऑनर्ड चेक्स बिकॉज द ड्रॉअर क्रिस्टन हैज़ इनसफिशिएंट फंड इन द बैंक, और द चेक वाज इरोनियसली ड्राफ्टेड, इनकरेक्टली ड्राफ्टेड, या तो उसने ड्राफ्ट गलत कराया या उसके पास पैसे नहीं है, तो इसे रेफर टू ड्रॉअर कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आ गया आपके पास, आगे आ जाए। आगे कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू जॉर्ज और अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ नूरी। नूरी का एक क्रेडिट कस्टमर है। अप्रैल 1 को कहता है देयर वाज नो बैलेंस ऑन जॉर्ज अकाउंट, कोई जॉर्ज के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं था। ये कस्टमर है हमारा। सोल्ड गुड्स ऑन टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे माल बेचा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट $500 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% ट्रेड डिस्काउंट करके आपने, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, 500 का 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें तो ये 425 आता है। तो आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 15% माइनस करने के बाद, तो $425 से। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हम बल्क, जब हम माल बेच रहे होते हैं तो फिर अपने जो कस्टमर्स होते हैं जो बल्क में ज़्यादा मिकदार में हमसे ख़रीदते हैं उन्हें हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये ट्रेड डिस्काउंट जो है ये आपका
जो इनवाइस है उसके ऊपर तो शो हो रहा होगा, लेकिन इसका एंट्री के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो रिकॉर्डिंग जब भी सेल्स की करें और ट्रेड डिस्काउंट आपको दे रहा है तो माइनस करके रिकॉर्डिंग कीजिएगा। दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट। अगर आप मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आई थिंक मई जून 2020 का कराचीज एकेडमी के चैनल पे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर देखें तो मैंने बहुत डिटेल से ये पूरा एक इसके ऊपर टॉपिक्स था जो मैंने कराया था, बहुत डिटेल से समझाया है। अगर आप वहाँ देखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, आपको आसानी होगी। उसके बाद जॉर्ज रिटर्न गुड्स परचेज ऑन 20 अप्रैल। ये जो 20 अप्रैल को माल ख़रीदा था वो वापस कर दिया विद द लिस्ट प्राइस $80। लिस्ट प्राइस का मकसद है, लिस्ट प्राइस की जब भी वो बात करें तो वो ट्रेड डिस्काउंट के साथ होती है, ये ज़हन में रखिएगा। तो $80 का वही 15% जो आपका ये वाला है वो माइनस कर दें। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 15% 12 बनता है 68। तो इसका मकसद हुआ परचेजेस सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दें और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें 68 से। 68 क्यों? क्योंकि ये जो 15% है ये माइनस कर दें आप ट्रेड डिस्काउंट। जैसे ये 500 था, 500 का 15% आपने निकाला तो ये 75 बना था। तो 500 में से आपने 75 माइनस करे थे तो कितना आ गया था, ये 425 आया था। बिल्कुल इसी तरीके से ये $60 जो वो कर $80 है, तो 80 का आप निकाल लें 15%, ये 12 आ जाएगा। देख लें करके 80 मल्टीप्लाइड बाई 15% 12, तो 80 में से 12 माइनस कर दें तो ये आपके पास 68 बचा। ये 68 जो आपने ये रिकॉर्ड करा है। उसके बाद आगे आ जाएं। जॉर्ज पेड बाय चेक फॉर द गुड्स परचेज ऑन 10 अप्रैल के 10 अप्रैल को जो माल ख़रीदा था उसकी पेमेंट कर दी उसने। तो 10 अप्रैल का $400 का अमाउंट है। अगर इसकी एंट्री पास कर दी तो बैंक डेबिट कर दें और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें। कितने से? 400 से। ये हो गया। आगे कहते हैं नूरी ऑफर पेमेंट टर्म्स ऑफ 2.5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 28 डेज ऑफ सेल्स। अच्छा, 28 डेज अगर सेल में हो रही है तो 2.5% डिस्काउंट होगा, तो फिर इसको रहने दें आप। ये नहीं होगा क्योंकि 28 डेज़ में पेमेंट हो गई। देखें जो 10 अप्रैल को जो माल बेचा था हमने उसकी पेमेंट इसने 23 को करी, तो 28 डेज़ है। इसका मकसद है इस पर 2.5% कैश डिस्काउंट भी होगा। तो उसका तरीका क्या है कि ये 400 ले लें, इसका 2.5% निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे? 400 मल्टीप्लाइड बाई 2.5%, ये बनता है 10। ये आपका कैश डिस्काउंट हो गया। तो 400 में से माइनस करें 10, तो ये 390 की क्या पैसा आपको उससे मिला। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक को डेबिट कर दें 390 से, और कैश डिस्काउंट 10 से डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 400 से। ये अकाउंट एंट्रीज उसने अगर ना भी मांगी हो तो आपको, मैं जो कर रहा हूँ एंट्रीज वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि बगैर एंट्रीज करे हुए आप पोस्टिंग जो कुछ भी वो मांगेगा वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपका एंट्रीज सबसे पहले इस किस्म का जब भी सवाल आए तो एंट्रीज याद रखिएगा, एंट्रीज आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, फिर आप आराम से कर लेंगे जो भी वो मांगेगा। देखते हैं, कहता प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ जॉर्ज इन द लेजर ऑफ नूरी। नूरी की किताबों में जॉर्ज का लेजर बनाए, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2018। ब्रिंग डाउन करें 1 मई 2018 को। ज़िंदगी आसान है, इसका कोई पुराना बैलेंस तो दिया हुआ ही नहीं था और देखने कोई इसका बैलेंस नहीं था। स्टार्ट होती है $400 से कहानी, तो बहुत सिंपल है। अगर ये एंट्रीज़ जो मैंने आपको कराई हैं समझ में आ गई हैं तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, सेल्स की वजह से जॉर्ज अकाउंट को आपने डेबिट किया, फिर $425 से दोबारा आपने माल बेचा। कौन सा बेचा? ये 15% जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके मैंने कहा था $425 से 500 का बेचा था, 15% ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया 425 से, तो जॉर्ज का अकाउंट जो है वो डेबिट $425 से हो गया। उसके बाद सेल्स रिटर्न वापस आ गई। देखें, सेल्स रिटर्न वापस आई, मैंने माइनस करके कहा था कि आप 15% माइनस करें क्योंकि ये लिस्ट प्राइस इसने दी है, वो $68 की है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ये हो गया। उसके बाद में एक पेमेंट आपने करी है, पेमेंट करी है आपने 2.5% माइनस करके
और वो माइनस करके 390 की आपके पास आई है, तो आपने 390 से क्या करा, ये डिस्काउंट अलाउड और उसके बाद 390 बैंक 400 से आपने रिसीवेबल को क्रेडिट किया इसकी वजह से। तो ये डेबिट जो है वो 825 आ गया आपका, और क्रेडिट साइड आपकी कम है क्योंकि 3 एंट्रीज़ हैं। तो जो बैलेंस आया वो $357 का बैलेंस आया, और ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, इसलिए अगली दफ़ा 1 मई को के 30 अप्रैल को जब आप करेंगे तो क्रेडिट साइड पर आएगा, और 1 मई को ये डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस बीडी बनकर आ जाएगा। यानी $357 जॉर्ज से नूरी को रिसीव करने हैं, इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। तो ये आपने एंट्रीज अगर करी तो लेजर पोस्टिंग है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल जब था जब आपको ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट पता हो, कैश डिस्काउंट का आपको पता हो, और जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट अगर क्लियर है, जैसे हमने जर्नल एंट्रीज करी तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ये पार्ट भी हमने कर लिया। अगले पार्ट की तरफ आते हैं। कंप्लीट द टेबल टू द नेम the subdivision of Nouri's ledger which would contain each of the following accounts. Complete the table to name the subdivision of Nouri's ledger. कि नूरी के जो लेजर है उसका सब डिवीज़न कौन सा होगा, कहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे इसको जाके। तो देखिए, सेल्स अगर आप रिकॉर्ड करेंगे इसका अगर आपको सब डिवीज़न का अगर कंसेप्ट आपको लेना हो तो आपने बुक ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर मेरा एक पूरा लेजर है, पूरा एक लेक्चर है, आप उस लेक्चर को जाकर देखें तो बहुत डिटेल्ड से है कि कौन सी ट्रांजैक्शन एक्चुअली रिकॉर्ड कहाँ पर होगी और उसकी ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। स्पेशल जर्नल हमारे जो होते हैं, सेल्स जर्नल हो गया, जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर कैसे होता है, तो ये आप जाके आई थिंक MCQs जो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देखें तो ये होगा। अगर हम बात करते हैं, ये लेजर की बात कर रहा है, एक बात जहन में रखिएगा, जर्नल की बात नहीं कर रहा है, लेजर की बात कर रहा है, नूरी का लेजर। तो लेजर कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, सेल्स का तो स्पेशल जर्नल बनता है, आपको पता है जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती है, कैश सेल्स जितनी भी होगी वो आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, और जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती है वो सेल्स जर्नल में जाती है। अब सेल्स जर्नल के बाद लेजर कौन सा होगा? तो लेजर होगा उसका जनरल जर्नल, ये जर्नल लेजर भी हम कहते हैं कि जर्नल लेजर के अंदर ये तमाम रिकॉर्डिंग हो रही होती हैं जाके। और जॉर्ज क्योंकि कस्टमर है आपका, और कस्टमर का मकसद ये है कि कस्टमर का अलग से एक ट्रेड रिसीवेबल, यानी उसका अपने नाम से ट्रेड रिसीवेबल या सेल्स लेजर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी। ड्राइंग फिर दोबारा आपका क्योंकि कोई स्पेसिफिक इसकी जगह नहीं है, जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, अब मैं आपको और आसान समझाऊं, जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं उनके तो अलग से उनके नाम से फिर जैसे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल इसके अंदर आ रहे होते हैं, इन लेजर्स में आ रहे होते हैं, और ये पर्सनल अकाउंट्स के अलावा बाकी भी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी जर्नल लेजर में जाती हैं, और फिर जर्नल लेजर से वो चली जाती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ड्राइंग भी कहाँ जाएगी? जर्नल लेजर के अंदर जाएगी। अगेन आई वुड आस्क यू कि आप लोग जाके जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर मेरा लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, तो आपकी ज़िंदगी निस्बतन आसान होगी इस किस्म की चीज़ों को समझने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 1 करके इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। होप आपकी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं तो ओ लेवल अकाउंटिंग की बहुत सारी चीज़ें, इररिकवरेबल डेट्स अगर आप देखें उसका लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी है, कैम्ब्रिज का अपना स्पेसिमेन पेपर जो है वो पूरा मैंने सोल्व कराया है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2019 के पेपर 2 जो है वो कंप्लीट है, पेपर 1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ का पूरा आपको मिलेगा, 2019 भी आपको पूरा मिलेगा, और 2018 हमने अब शुरू किया है। तो अलॉट ऑफ द थिंग्स फॉर प्रैक्टिस आप करेंगे इंशाल्लाह, और अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है तो आप कमेंट्स के अंदर लिखें, हम आपको वो भी कराएंगे। होप इंशाल्लाह इन सब चीज़ों के बाद आपका A+ अकाउंटिंग में आएगा विद क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, जो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हेल्प आउट करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको आगे भी फैलाएँ। अल्लाह हाफिज़।